Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम कवर करने वाले हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC1 और MHC2 के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में। फिर हम एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में भी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये एक लार्ज लोकस होता है वर्टिब्रेट डीएनए में, जिसमें बहुत सारे क्लोजली लिंक्ड पॉलीमॉर्फिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कोड करते हैं सेल सरफेस प्रोटीन के लिए। वो एसेंशियल होता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए। ओके, और ये नाम जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, इसको डिस्कवर किया गया था क्योंकि पहली बार ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेक किया गया था ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू कंपैटिबिलिटी में चेक किया गया था। और ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? इज अ टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स। ये लाइन को याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बहुत सारे जीन्स हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स जो कि टाइटली लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स present in every mammalian species. The MHC is referred to as HLA complex. Humans में हम MHC को HLA complex करके कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइटिक एंटीजन, और माइस में इसे H2 complex करके कहते हैं। तो MHC ह्यूमंस में क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट होता है और HLA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और माउस में क्रोमोसोम 17 है और H2 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ MHC आपके पास 3 टाइप्स ऑफ MHC मिलेगा, MHC 1, 2 एंड 3। MHC 1 और 2 डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बट MHC 3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाता है। रोल क्या होते हैं MHC की? ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के डेवलपमेंट में MHC का काम होता है। एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब टी सेल्स को एक्टिवेट करता है MHC मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एंटीजन रिकॉग्निशन बाय टी सेल्स विल बी मीडिएटेड बाय MHC मॉलिक्यूल। मोस्ट टी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन ओनली व्हेन इट इज कंबाइंड विद MHC मॉलिक्यूल। ठीक है, जब एंटीजन MHC मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है, मतलब ये है कि MHC मॉलिक्यूल एंटीजन को प्रेजेंट करता है, तभी टी सेल एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है और टी सेल एक्टिवेट हो सकता है। ओके, और ये MHC ट्रांसप्लांटेशन में टिश्यू के बीच में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, ये भी बता सकता है। तो MHC जीन्स एंड इट्स फंक्शन, आप देखोगे तो MHC एक कलेक्शन ऑफ जीन्स होता है, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ DNA में प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम 6 में। और 3 क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फर्स्ट वन इज क्लास 1 MHC जीन्स। तो क्लास 1 MHC जीन्स क्या करते हैं? एक ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस में। न्यूक्लिएटेड सेल मतलब जिस सेल के पास न्यूक्लियस हो, उस सेल की सरफेस में MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, और जो मेजर क्लास ऑफ फंक्शन फॉर दिस क्लास 1 जीन जो है, वो है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन टू TC सेल। मतलब द मेजर फंक्शन, ओके, द मेजर फंक्शन फॉर द क्लास 1 जीन प्रोडक्ट, मतलब MHC1 है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो एंटीजन को प्रेजेंट करे। और किसको प्रेजेंट करेगा? TC सेल्स को प्रेजेंट करेगा। ओके, तो दूसरा है MHC क्लास 2। ठीक है, क्लास 2 MHC ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, बट ये प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रोसेसिंग सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स या फिर APCs के सरफेस के ऊपर हमें MHC2 प्रेजेंट मिलता है, और ये क्या करता है? ये भी एंटीजन को ही प्रेजेंट करता है, बट टू T हेल्पर सेल। ठीक है, क्लास 1 MHC TC सेल्स को प्रेजेंट करता है और क्लास 2 T हेल्पर सेल्स को। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले C आता है फिर H आता है। तो MHC1 C के साथ जाएगा TC, और MHC2
TH के साथ जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आता है आपका क्लास 3 MHC, जो कि बहुत सारे प्रोटीन्स को सेक्रेट करता है इम्यूनिटी के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में काम आता है जिसमें इन्फ्लेमेशन भी होता है, जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, हीट शॉक प्रोटीन्स, ये सब। नेक्स्ट है MHC की फंक्शंस। अभी हमने देखा था सेल सेल इंटरेक्शंस में काम आता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा सेल सेल्फ और कौन सा नॉन सेल्फ है। फिर ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो अभी हम देखेंगे इन डिटेल में MHC1 के बारे में। So MHC1 will be present on surface of all nucleated cell. सारे न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस पे MHC1 मिलता है, और ये APC की तरह भी कभी कभार काम कर सकता है। तो जो जीन्स MHC1 को बनाते हैं उनका नाम है HLA-A, HLA-B और HLA-C। ओके, तो HLA-A, HLA-B और HLA-C ये 3 जीन्स बनाते हैं MHC1 को। और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके पास अल्फा चेन और बीटा चेन होता है। अल्फा चेन में अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 चेन होता है, और बीटा में सिर्फ एक होता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। इसका नाम है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ओके, तो अल्फा चेन में आपको मिलेगा अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, और बीटा चेन में आपको मिलेगा बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ओके, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो है नॉन कोवेलेंट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल। आपको मिलेगा अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 सब यूनिट, और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन सब यूनिट मिलेगा जो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ बाइंड होता है। ओके, और इसकी ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंड होकर साइटोसोल तक चलती है। अब इधर देखोगे तो जो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में एक क्लेफ्ट मिल रहा है ना, एक क्लेफ्ट आई की तरह मिल रही है ना, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 के बीच में एक जगह है, वो है एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस साइट में ही एंटीजन आगे बाइंड करता है। तो द रीजन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। फिर आता है आपका अल्फा 3। अल्फा 3 क्या करता है, टीसी सेल। आपको पता है MHC1 टीसी सेल के साथ इंटरैक्ट करता है। कहां से इंटरैक्ट करता है, अल्फा 3 से। अल्फा 3 ही वो जगह है जिससे टीसी सेल इंटरैक्ट करता है। और किस किस के बीच में इंटरेक्शन होती है, आपको पता है टीसी सेल में CD8 प्रेजेंट है। ये CD8 और अल्फा 3 के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, तो कौन से टाइप ऑफ एंटीजेंस को हमारे MHC1 प्रोसेस और प्रेजेंट करता है, एंडोजीनस। एंडोजीनस मतलब जो एंटीजन सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और उसका साइज होना चाहिए 8 to 10 अमीनो एसिड्स। हमें पहले ही देख लिया अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये जो रीजन है यही है एंटीजन बाइंडिंग साइट, और टी सेल बाइंडिंग साइट है अल्फा 3। अगर आपकी ये जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन डिफेक्टिव है और काम नहीं कर रहा है, तो आपकी पूरी की पूरी MHC1 भी काम नहीं करेगी। ओके, इफ बीटा 2 सब यूनिट काम नहीं कर रहा है तो MHC इज डिफेक्टिव, काम नहीं करेगा। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका MHC2। MHC2 कहाँ लोकेटेड होता है, एपीसीज में लोकेटेड होता है। एपीसी का मतलब है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस के ऊपर लोकेटेड होता है। आपका एग्जांपल है बी सेल या फिर मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, इन सेल्स के ऊपर ये लोकेटेड होता है। और जीन्स दैट विल कोड फॉर MHC2 मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं HLA-DP, HLA-DR और HLA-DQ। तो ये 3 जीन्स DP, DR, DQ, इस 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं MHC2 की कोडिंग के लिए, बनाने के लिए। और स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो आपके पास एक अल्फा चेन होगा, एक बीटा चेन होगा। अल्फा चेन में 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा चेन में भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा 1 और बीटा 2। ओके, और ये जो अल्फा 1 एंड बीटा 1 है ना, यहाँ ऊपर अल्फा 1 एंड बीटा 1,
इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसे ही हम एंटीजन बाइंडिंग साइट करके बोलते हैं। द रीजन बिटवीन अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड बीटा 1 इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग रीजन। और कौन से टाइप को एंटीजन को MHC2 प्रेजेंट करता है? एक्सोजीनियस, मतलब बाहर से आने वाला एंटीजन, जिसका साइज 13 to 18 अमीनो एसिड तक का हो सकता है। ठीक है, इसके पास ये जो बीटा 2 डोमेन है ना, इस डोमेन के साथ ये टी हेल्पर सेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। ओके, यूजिंग CD4 और बीटा 2 इंटरैक्ट करते हैं। ओके, अगर MHC2 के पास एंटीजन नहीं है, ठीक है, एंटीजन है मगर MHC2 नहीं है, या फिर MHC2 कोई भी एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये जो टी हेल्पर सेल ना, ये कभी भी उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता। तो टी सेल को एंटीजन को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए MHC2 को एंटीजन को प्रेजेंट करना होता है। ओके, तो ये है आपका क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल एंड दिस इज योर क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। आप यहाँ देख सकते हैं क्लास 1 में अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब यूनिट है, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन सब यूनिट है। अल्फा 1 अल्फा 2 के बीच में जो जगह है उसे ही हम कहते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट या फिर एंटीजन बाइंडिंग रीजन। ओके, इसे ही हम एंटीजन बाइंडिंग रीजन करके बोलते हैं। ओके, और ये जो अल्फा 3 यूनिट है, अल्फा 3 सब यूनिट, इसके साथ हमारा टीसी सेल आके इंटरैक्ट करता है यूजिंग CD8 मार्कर। और ये है आपका क्लास 2 MHC। इसमें आपको अल्फा 1 सब यूनिट एंड अल्फा 2 सब यूनिट, बीटा 1 सब यूनिट और बीटा 2 सब यूनिट मिलते हैं। अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच वाली रीजन ही है एंटीजन बाइंडिंग के लिए, और आपका ये जो बीटा 2 सब यूनिट यहाँ प्रेजेंट है ना, ये होता है टी हेल्पर सेल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है MHC में। ओके, सेम डायग्राम है, सेम चीजें मैंने आपके लिए थोड़े बहुत सारे डायग्राम्स लेके आए ताकि आप अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन में बिठा लो एक ही समय, जैसे ही आप पढ़ते हो। ओके, इस क्लास के एंड से पहले जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को MHC1 और MHC2 की डिफरेंसेस और उनकी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से ब्रेन में स्टोर कर लो। ओके, इसलिए मैंने बहुत सारी सेम डायग्राम्स आपके लिए लाया है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC? क्लास 1 MHC आपको पता है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन क्या है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और क्लास 2 में अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में होता है। और क्लास 1 MHC में अमीनो एसिड्स की लेंथ कितनी हो सकती है? 8 to 10 अमीनो एसिड्स होता है, और क्लास 2 MHC में 13 to 18 अमीनो एसिड्स होता है। क्लास 1 MHC किसको अपना एंटीजन रिप्रेजेंट करता है? तो CD8 प्लस टीसी सेल्स, और क्लास 2 MHC की हेल्पर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इन्हें ही हमें याद रखना है। ओके, दिस स्लाइड इज द मास्टर स्लाइड, स्टार स्लाइड है ये हमारा MHC कॉन्सेप्ट का स्टार स्लाइड है। इस स्लाइड में जितने भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यू शुड डेफिनेटली नो, बाय हार्ट होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज कम, याद रखने वाली चीज ज्यादा है ना। तो इसको अच्छी तरह से इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर लिख लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस तरह आप कीजिए। ठीक है, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि आपके पास रिटन नोट्स होना चाहिए। ठीक है, रिटन नोट्स, परफेक्ट नोट्स होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे नोट्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो सब जरूरी नहीं है। छोटे छोटे नोट्स अंडरस्टैंडेबल बाय यू, आपको समझ में आना चाहिए आपका नोट्स, उतना काफी है। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके नोट्स में होने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो लोकेशन के बारे में देखोगे तो MHC1 प्रेजेंट होता है न्यूक्लिएटेड सेल में, और MHC2 प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस पे। ओके, जीन्स जो MHC1 को बनाते हैं वो है HLA ABC, और MHC2 में DP DQ एंड DR। स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें होता है MHC1 में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फिर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है। MHC2 में स्ट्रक्चर होता है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2। MHC1 क्या करता है, एंडोजीनस एंटीजन जो कि सेल के अंदर होते हैं उस एंटीजन को प्रोसेस एंड प्रेजेंट करता है। और MHC2 एक्सोजीनस एंटीजन मतलब जो सेल के बाहर से आते हैं उसको प्रोसेस एंड प्रेजेंट करता है।
एंटीजन की साइज हो सकती है 8 to 10 अमीनो एसिड्स फॉर MHC1 और 13 to 18 अमीनो एसिड्स फॉर MHC2। एंटीजन बाइंडिंग डोमेन मतलब जहां एंटीजन आके बाइंड करता है वो है अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रीजन इन MHC1, अल्फा 1 एंड बीटा 1 रीजन इन MHC2, और जिसके साथ टीसी सेल्स इंटरैक्ट करती है उस डोमेन को हम कहते हैं अल्फा 3 डोमेन इन MHC1, और MHC2 में जिस डोमेन के साथ हेल्पर सेल्स आके बाइंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बीटा 2 डोमेन। आपको पता है MHC1 इंटरैक्ट करता है टीसी सेल्स के साथ और MHC2 इंटरैक्ट करता है टी हेल्पर सेल्स के साथ। ओके, दैट इज ऑल इन दिस टेबल। ओके, ये भी वही है डिफरेंशिएशन। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, जान लीजिएगा कि कौन सा एंटीजन बाइंडिंग डोमेन है, कौन सी डोमेन के साथ आपकी टी सेल्स इंटरैक्ट करती है, बस इतना काफी है। ये जान लीजिएगा कि MHC1 जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स में होता है और MHC2 एपीसीज में प्रेजेंट होता है, और ये एंडोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ये एक्सोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करता है। साइज MHC1 के लिए 8 to 10 अमीनो एसिड्स होना चाहिए, MHC2 के लिए 13 to 18 अमीनो एसिड्स होना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा और ज्यादा झमेला की जरूरत नहीं है। ओके, MHC बस खत्म हो गया। अभी हम शुरू करने वाले हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, लिख लीजिएगा, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लाई हूं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपको पता है बुकिश नोट्स से ज्यादा इजी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्योंकि जब आप उसको देख के पढ़ाई करते हो ना, खुद की हैंड रिटन नोट्स, ओके, खुद की हैंड रिटन नोट्स को देखिए, आप जब रिवीजन करते हो तो माइंड में इतनी अच्छी तरह से चिपक जाती है ना, तो निकालना इतना मुश्किल हो जाता है, जैसे दाग की तरह चिपक जाती है। कभी कभी दाग अच्छा भी हो जाता है ना, दाग अच्छा होता है। तो इस सिनेरियो में जिस तरह आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चिपक जाता है ना, दाग की तरह चिपक जाता है, निकलता ही नहीं है। सो उतनी अच्छी तरह से आपको चिपकाना है कॉन्सेप्ट को। और उसके लिए क्या करेंगे, आप लिख लिख कर देखिएगा, कॉन्सेप्ट को लिख कर ही देखेंगे। अगर आप एक बार ऐसे पढ़ते रहेंगे इन द पीडीएफ पीपीटीज में, ये आपको याद तो रहेगा, मगर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी से क्या करेंगे आप, है ना, एक मंथ तक भी याद नहीं रहेगा आपको। अगर आप लोग ऐसे पीडीएफ पीपीटी में पढ़ते रहोगे तो एक मंथ तक भी याद नहीं रहेगा। अच्छी मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए लिख के देखना होता है। ओके, आपको इन डिटेल में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स, ओके, जिसके थ्रू आप रिकॉल और रिवीजन कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के रखिएगा। खुद की हैंडराइटिंग से पढ़ने में हमेशा हमको अच्छी तरह से याद रहती है, क्योंकि अब बचपन से अपने हैंडराइटिंग से ही पढ़ के चीजों को समझ के याद करके अपना एग्जाम्स देते आए हो, है ना। तो अब क्या डिफरेंस होने वाला है, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। क्या है, थोड़ा एफर्ट लगता है, उसके लिए एफर्ट तो डालना ही है, क्योंकि ये सिर्फ ना आपकी गेट एग्जाम के लिए बट एनी फ्यूचर एग्जाम्स, मतलब किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम के लिए ये नोट्स यूजफुल है, क्योंकि मैं आपके लिए सारे टॉपिक्स इन डिटेल में ही ले रही हूँ, कुछ आई वॉश की तरह नहीं। आई एम टेकिंग ऑल द टॉपिक्स इन डिटेल ओनली, जितना आपके लाइफ साइंस के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। तो ये आपके गेट के लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है, लाइफ साइंस के लिए भी यूजफुल होता है। ओके, किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम, ओके, उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। अगर आप पीएचडी की इंटरव्यूज मतलब देने जा रहे हो, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करोगे ना, कुछ कॉन्सेप्ट को रिवीजन करोगे, तो कहाँ से करोगे, उस समय ये सारे नोट्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो ठीक है, तो चलिए एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, एक्सोजीनस एंटीजन मतलब सेल के बाहर से वाला एंटीजन, उसको रिसेप्टर में बाइंड होके सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस हो रहा है, मतलब सेल के अंदर आ रहा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब क्या, बड़ा सा वाला प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाना ही इज डिग्रेडेशन, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ एंटीजन में बड़े प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, फ्रैगमेंटेशन किया जाता है, और उस एंटीजन का साइज होता है 13 to 18 अमीनो एसिड, और इस एंटीजन को MHC2 मॉलिक्यूल के ऊपर
प्रेजेंट किया जाता है। MHC मॉलिक्यूल इसको प्रेजेंट करता है। आपको पता है MHC2 मतलब टी हेल्पर सेल, है ना, H बाद में आता है, तो MHC2 मतलब टी हेल्पर सेल। ओके, टी हेल्पर सेल के पास CD4 होता है, CD4 ही इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। और जिस सेल के ऊपर ये जो MHC2 होता है उसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। और ये जो डिग्रेडेशन वाली पाथवे है ना, जिसमें हमारी बड़ी वाली प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती है, उसको हम एंडोलाइसोसोमल पाथवे करके कहते हैं। ये जो एंटीजन सेल के अंदर आता है ना, तब वो एक एंडोसोम वेसिकल बाउंडेड ही होता है। ओके, उसको हम एंडोसोम कहते हैं। ये एंडोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है। लाइसोसोम आपको पता है उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंडोसोम और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। क्योंकि लाइसोसोम का पीएच बहुत कम होता है, तो ये प्रोटीन को टुकड़े कर देता है, डिग्रेडेशन फ्रैगमेंटेशन कर देता है। और जो भी छोटे छोटे टुकड़े आपको मिलते हैं वो सब 13 to 18 अमीनो एसिड्स के होते हैं। ओके, और उसको आपका MHC2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट कर देता है। दिस इज व्हाट इज एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये एक ओवरव्यू है, इन डिटेल में हम देखेंगे। ओके, ये होता है एक्सोजीनियस एंटीजन की कहानी। फिर आती है आपकी एंडोजीनियस एंटीजन, मतलब जो एंटीजन सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो डिग्रेड होते हैं यूजिंग प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियोसोमल मशीनरी होती है जिसमें यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन, ओके, उनकी डिग्रेडेशन होती है। और ऐसे 8 to 10 अमीनो एसिड्स तक की फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिसको MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट करता है। और आपको पता है MHC1 मॉलिक्यूल आपके न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होता है, और सिंस दिस इज वन, तो TC सेल्स के साथ इंटरेक्शन होती है। ओके, okay, so now we are going to discuss in detail about MHC class 1 molecule। ठीक है, MHC class 1 जो कि एंडोजीनियस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। और MHC class 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है। आपके पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, एंडोजीनियस एंटीजन्स हैं। ओके, और ये अंडरगो करता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की। ओके, तो वो 8 to 10 अमीनो एसिड्स के टुकड़े में बट जाते हैं। फिर ये अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक इस अमीनो एसिड्स को मतलब लेके जाते हैं, फ्रैगमेंट्स को लेके जाते हैं। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या मिलेगा? MHC1 मिलेगा। MHC1 फुल्ली असेंबल्ड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है? असेंबली ऑफ व्हाट? MHC1 एंड एंटीजन, इन दोनों की असेंबली हो जाती है। ओके, MHC1 एंड एंटीजन की असेंबली हो जाती है, उसको एक वेसिकल में पैक करके गोल्गी के पास भेज देते हैं। ओके, वेसिकल में पैक करके गोल्गी के पास ट्रांसपोर्टेड, गोल्गी से वो वेसिकल के फॉर्म में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, और क्या होता है? MHC1 मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फिक्स हो जाता है, और वहां से एंटीजन को प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर लेयर में, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस में आपको MHC1 मॉलिक्यूल मिलेगा, और वो क्या करेगा? एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। किस सेल को प्रेजेंट करेगा? टू TC सेल्स। TC सेल्स दैट है CD8 मार्कर। ओके, उसको ही प्रेजेंट करता है MHC1। ओके, दिस इज योर MHC1 पाथवे। ओके, यू कैन सी हियर, इतना बड़ा प्रोटीन है जो कि प्रोटियोसोम के अंदर जाके टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। फिर उसमें से कुछ प्रोटीन्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आपका MHC मॉलिक्यूल होता है, MHC1। ये MHC1 को कॉम्प्लेक्स कर लेता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी से सेक्रेटरी वेसिकल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चला जाता है, जहां उसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद MHC class 1 मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है इन द आउटर लीफलेट, और यहां आप देख सकते हैं इस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। So this is MHC class 1 molecule presenting the antigen here. Okay.
तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं MHC2। MHC2 जो कि प्रेजेंट करता है एक्सोजीनियस एंटीजन को जो कि प्रेजेंट करता है एक्सोजीनियस एंटीजन को। और MHC2 कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में प्रेजेंट होता है। और इसकी अमीनो एसिड की जो फ्रैगमेंट की लेंथ होती है 13 to 18 अमीनो एसिड्स। ओके, तो यू हैव एंटीजन, एंटीजन है आपके पास, तो क्या होता है एपीसी सेल के अंदर चला जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या क्या हो सकते हैं? मैक्रोफेज हो सकता है, डेंड्रिटिक सेल्स हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर चला जाता है एंडोसाइटोसिस की तरह। एंडोसाइटोसिस की तरह मतलब एंटीजन एक वेसिकल के अंदर बंद होके सेल के अंदर चला जाता है। इसको हम अर्ली एंडोजोम करके कहते हैं। ओके, अर्ली एंडोजोम मैच्योर होके लेट एंडोजोम में बदल जाता है, जहां उसकी पीएच एसिडिक होती है। फिर ये एंडोजोम फ्यूज हो जाता है लाइजोजोम के साथ, एंडोजोम फ्यूजिंग विथ लाइजोजोम एंड फॉर्मिंग एंडोलाइजोजोम। एंडोलाइजोजोम में पीएच क्या होती है? एसिडिक होती है, पीएच एसिडिक होती है, जिसकी वजह से प्रोटीन की डिग्रेडेशन, एंटीजन की डिग्रेडेशन हो जाती है और आपको फ्रैगमेंट्स मिलते हैं 13 to 18 अमीनो एसिड के फ्रैगमेंट्स। ओके, और ये फ्रैगमेंट्स क्या करते हैं? MHC के पास चले जाते हैं। MHC कहाँ से आता है वो भी हम देखेंगे। MHC असेंबल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट उसकी अल्फा 1 और बीटा 1 की जो सब यूनिट होती है ना, जहाँ एंटीजन आके बाइंड होता है, उसको ब्लॉक करके रखा जाता है बाय यूजिंग क्लिप। क्लिप लगाया जाता है, मतलब ब्लॉक। ओके, क्यों ब्लॉक किया जाता है? क्योंकि सिर्फ एक्सोजीनस एंटीजन ही MHC2 के साथ बाइंड कर सकते हैं। अगर ये क्लिप ओपन रहेगा तो शायद एंडोजीनस एंटीजन भी आके इसमें आके बाइंड कर ले, और ये हम नहीं चाहते, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाती है, इसलिए यहाँ ये क्लिप्ड होता है। फिर MHC2 क्लिप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहां से वेसिकल के थ्रू गोल्गी के पास जाता है, गोल्गी से वेसिकल में पहुंच जाता है। ओके, गोल्गी से बाहर निकल जाता है। अब ये जो MHC2 मॉलिक्यूल जो कि क्लिप्ड था, जैसे ही वो अपनी एंटीजन 13 to 18 अमीनो एसिड वाली एक्सोजीनियस एंटीजन को देखेगा, उसका क्लिप ओपन हो जाएगा, क्लिप टूट जाएगा। ओके, मतलब ओपन हो जाएगा। उस क्लिप के ओपन होने के बाद आपकी अल्फा 1 एंड बीटा 1 सब यूनिट की अच्छी तरह से एक्सपोज हो जाती है, फिर आपकी एंटीजन उसमें बाइंडिंग कर लेती है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स MHC1-2 और MHC2 कॉम्प्लेक्स और एंटीजन के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, और MHC2 मॉलिक्यूल्स एक्सोजीनियस एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। ओके, और ये किसको प्रेजेंट करता है? TH सेल्स को अपनी एंटीजन को प्रेजेंट करता है यूजिंग CD4 मार्कर, उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्जन। बैक्टीरिया एनगल्फ किया, फैगोसाइटोसिस, फैगोजोम में गया, फिर फैगोजोम लाइजोजोम के साथ फ्यूज होकर फैगोलाइजोजोम बन गया, वहां प्रोटीन्स एंटीजेंस की डिग्रेडेशन हो गई, और ये सारी की सारी एंटीजेंस MHC2 में बैठकर प्रेजेंटेशन के लिए चली गई, ओके, टू द सरफेस। That's it about your MHC1, MHC2 antigen presentation using MHC1 and MHC2. Very simple concept, just go through it, okay? लिख लीजिएगा, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, और उसमें ही अच्छी तरह से अपनी रिवीजन जारी रखिएगा। आई रियली होप आप अपने गेट एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम। ये 3 मंथ्स का कोर्स है, 1 मंथ तो खत्म हो गया है, ये दूसरा मंथ शुरू हो गया है। आई रियली होप आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि गोल को हमें डेफिनेटली अचीव करना है, जिसके लिए फुल डेडिकेशन की जरूरत है। एंड इफ यू आर ए CSIR नेट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन, तो आप कर सकते हैं। वहां जाके आप नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपकी CSIR की प्रिपरेशन अच्छी तरह से जारी रहे। And for 10% discount, you can use referral code Neha. Okay. Like, share, and subscribe to our YouTube channel Gurmantra Shiksha Ka Granth. If you have any queries, you can contact us. Thank you so much and have a nice day.